हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे का जो बायोलॉजी जो सेक्शन जो है वो लेकर आए हैं। इससे पहले के वीडियो में पूरा जो होता है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान जो होता है, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया यानी कि रसायन शास्त्र, ये दोनों का ब्रह्मास्त्र सीरीज पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ऑल बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाला जाएगा आपको नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का सीरीज समाप्त हो चुका है। तो वो अच्छे से डिस्क्रिप्टिव के साथ इसको समाप्त किए हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद आपको ज़रूर है कि लगभग क्वेश्चन वीडियो देखने के समय ही याद हो जाएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी जो है, आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को 1 से 2 बार देखें, सारा क्वेश्चन यहीं पे याद करवा दिया जाएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। जो लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है ब्रह्मास्त्र सीरीज का, तो वो ज़रूर जाके देख लें। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन जो है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध जो है वह रेशम में कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम में कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी जो पालन जो होता है इसको एपीकल्चर कहा जाता है। अब मत्स्य का जो पालन जो होता है वह पीसी कल्चर कहलाता है। मत्स्य का पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान जो है या कुकुरमुत्ता जो होता है उसका अध्ययन ही कवक विज्ञान कहलाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो कवक का जो अध्ययन जो होता है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को किसका कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। पूछेगा कि कवक की कोशिका भित्ति जो होता है किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो होता है वह काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और पादप की कोशिका भित्ति और जो पूछेगा तब बोलना है सेल्यूलोज का बना होता है। पादप का किसका बनाता है? तो वो सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन कवक का पूछेगा तो काइटिन की बनी होती है इसकी कोशिका भित्ति। चलिए अब इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, बी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो मिलान करने वाला है, पहला कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। पहले पक्षी दिया, तो ये जो है ना उसका जो अध्ययन जो होता है वो दिया हुआ था, यानी कि पक्षी का जो अध्ययन जो होता है वह किस में किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में कहा जाता है। तो पक्षी का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी में कहा जाता है। वंशागति, तो वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? दूसरे जेनेटिक्स में। वंशागति का अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। पर्यावरण जो का अध्ययन जो होता है वह इकोलॉजी कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। और जीवाश्म का अध्ययन जो होता है वह पेलियो बायोलॉजी कहलाता है। पेलियो बायोलॉजी कहलाता है। इसमें देख सकते हैं ए का कितना नंबर हो गया? तो ए का हो गया 3, और बी का हो गया 4, और सी का हो गया 2, और डी का कितना हो जाएगा? 1 नंबर, यानी कि 4, 3। चलिए आप बता ही दिए, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला ही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एपीकल्चर, जो शहद के मक्खी के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। सिल्क वर्म जो था वह सेरीकल्चर कहलाता है। सिल्क वर्म का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। या पीसी कल्चर जो होता है यह मत्स्य का पालन कहलाता है। अभी जस्ट ही बताए थे कि मत्स्य का जो पालन जो होता है वह पीसी कल्चर कहलाता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये पीसी कल्चर लाख का जो कीड़ा जो ये गलत हो जाएगा। और हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे? तो फूल से। फूल का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का जो अध्ययन जो होता है वह ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में। अस्थि मतलब क्या आता है? हड्डी, यानी कि बोन। इसका मतलब क्या आता है? बोन। ठीक है, तो इसका अस्थियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। सेरोलॉजी में जो वह छिपकली का अध्ययन किया जाता है, सेरोलॉजी में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना है और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम में होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। ठीक, आत्महत्या की थैली के नाम से कौन जाना जाता है? ये लाइसोसोम को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका का मास्टर, यानी कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? देखिए किसे कहा जाता है? तो ये नाभिक को कहा जाता है, क्योंकि जो कोशिका जो होता है उसके बीच में जो नाभिक जो होता है, इस पर पूरा कंट्रोल जो होता है वह नाभिक का होता है, इसीलिए इसको नाभिक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। कोशिका का खोज किसने किया गया? कोशिका का जो खोज जो था वह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका का जो सिद्धांत जो होता है, जो वायरस जो होता है, वायरस यानी कि विषाणु पे ये लागू नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि विषाणु जो होता है वह जैव और अजैव के बीच का एक कड़ी का काम करता है। तो विषाणु जो होता है उस पर, जैसे कि कोई भी जब वायरस जब फैलता है तो उस पर जो एंटीबायोटिक जो होता है उस पर कोई काम ही नहीं करता है। इसी कारण जो कोशिका का सिद्धांत जो होता है वह विषाणु पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर एवं स्वान ने दिया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन होता है? तो शरीर में जो चोट लगता है, कहीं पे चोट लगा, फिर वहाँ पे क्या जाता है, कुछ दिन के बाद मतलब घाव जो था क्या होता है? समाप्त हो जाता है, वो केवल एक जैसा हो जाता है। तो किसके कारण होता है? तो वह समसूत्री विभाजन के द्वारा आता है, यानी कि केवल उसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? ये लिंग निर्धारण में। लिंग निर्धारण में कौन सा विभाजन होता है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहा जाता है? तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। पावर हाउस के नाम से कौन जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये पादप का पूछेगा तो सेल्यूलोज बोलना है। कवक का पूछेगा तो काइटिन बोलना है। जीवाणु का जो पूछेगा तो पेप्टिडोग्लाइकन बोलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये स्लाइडर एवं स्वान ने दिया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो डीएनए का जो संश्लेषण जो होता है वह एस फेज में होता है। एस फेज में होता है। किसमें का? डीएनए का संश्लेषण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। पूछेगा किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण? तो एस फेज में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका में कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो समसूत्री जब विभाजन होता है तो मातृ कोशिका में दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितना होता है? तो दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अभी जस्ट ये बताए थे कि जनन कोशिकाओं में लिंग निर्धारण में इसमें क्या कैसा विभाजन होता है? तो वह अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो समसूत्री विभाजन किस में? तो जो घाव वगैरह जो हो जाता है तो उसमें कौन सा विभाजन होता है? तो वो समसूत्री विभाजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन। देखिए फिर ये क्वेश्चन आ गया है कि समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या से क्या होता है? तो मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या और समसूत्री कोशिका में उपस्थित जो गुणसूत्र की संख्या होता है दोनों क्या आता है? बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अब मातृ कोशिका में कितनी कोशिका का निर्माण होता है? तो वो दो होता है। कितने होता है? तो दो होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। और लिंग निर्धारण में बोलेगा तो ये इसमें आधा आता है। लिंग निर्धारण में कितना भाग लेता है? तो ये आधा लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाइल जिसको पित्त बोलते हैं, बाइल का स्रोत किससे होता है? तो
तो बाइल का जो निर्माण जो वह यकृत में होता है। यकृत को क्या बोला जाता है? जिगर। तो बाइल का स्रोत कहाँ से स्रावित होता है? तो ये जिगर से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अब बाइल जो होता है यानी कि पित्त जो होता है वह कहाँ पे स्टोर रहता है? तो वो पित्ताशय में। पित्ताशय में सिर्फ क्या रहता है? यहाँ पे जमा रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? सिर्फ जमा यानी कि स्टोर रहता है। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछ रहा है, तो आंतरिक अंग कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ठीक है। और जो पूछा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, और जो आंतरिक नहीं बोलता, और जो आंतरिक जो नहीं बोलता तो क्या फिर हो जाता है? तो स्किन हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर स्किन हो जाएगा। स्किन यानी कि चमड़ी जो होता है वह सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग होता है। लेकिन आंतरिक वाला जो पूछेगा तो आंतरिक पूछेगा तो यकृत बोलना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अब आ गया गुर्दा, यानी गुर्दा किसको बोला जाता है? किडनी। किडनी की जो इकाई जो होता है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की इकाई क्या बोला जाता है? किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांत का एनामेल जो होता है वह किसका बनाता है? दांत का जो एनामेल होता है वह क्या सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग जो पूछेगा तो कौन सा आता है? वह एनामेल होता है। ठीक। तो एनामेल का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है। उसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा जो है वह 85% रहता है। ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें जो है मात्र 10% ही पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट कितना पाया जाता है? 10% पाया जाता है। और कैल्शियम दांत को जो क्षय करने का काम करता है तो वो ये फ्लोराइड करता है। फ्लोराइड की जब मात्रा जब बढ़ता है, यानी कि अम्ल की जब मात्रा जब बढ़ता है तो दांत क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो भी एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको भी थोड़ा बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किससे मापा जाता है? तो भोजन जो हम करते हैं, ठीक है, उससे जो ऊर्जा जो उत्पन्न होता है तो उसका मापन जो होता है वो कैलोरी में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो वो कैलोरी में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। केल्विन क्या? तो ये आवेश का ऐसा मात्रा क्या थी? ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन। ताप का ऐसा मात्रा जो होता है वह केल्विन होता है, जिसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट दांत जो पाए जाते हैं वह मछली में पाए जाते हैं। होमोडोंट दांत क्या होता है? इसमें सभी दांत जो होता है ये एक ही प्रकार के से पाया जाता है, यानी कि वो एक ही कतारबद्ध में पाया जाता है, छोट बड़ या फिर कोई अलग नहीं रहता है। तो उसी तो वह जो इस प्रक्रिया में जो दांत जो पाया जाता है उसी को होमोडोंट दांत कहा जाता है। ये जो मछली जो होता है, फिश जो होता है उसमें पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। मानव वगैरह में ये ऐसा दांत नहीं होता है। ठीक है। होमोडोंट जो हो गया वह छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, मछली हो गया और सांप हो गया। ये तीनों में इसी तरह का पाया जाता है। सांप, छिपकली, कछुआ और मछली में पाया जाता है। ठीक है। और मानव में पूछेगा कि मानव में कौन सा दांत पाया जाता है? तो मानव में जो दांत पाया जाता है उसको बोलते हैं हेट्रोडोंट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? हेट्रोडोंट कहा जाता है। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि मानव के अंदर जो दांत पाया जाता है उसको हेट्रोडोंट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का सबसे अधिकांश भाग का संपन्न जो होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है। यानी कि ऑप्शन में इसका सी राइट हो जाएगा। पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पे होता है? तो ये छोटी आंत में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा आता है? तो दूध को जो पचाने वाला जो एंजाइम जो रहता है उसे रेनिन एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो दूध को पचाने का काम कौन करता है? तो ये रेनिन एंजाइम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ट्रिप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को तोड़ पचाने का काम करता है। इरेप्सिन भी प्रोटीन में को पचाने का ही काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, तो क्या जीवाणु में जो श्वसन जो होता है, जैसे मनुष्य हो गया, ठीक, उसका श्वसन किसके द्वारा आता है? तो नासिका के द्वारा आता है। तो इसमें जीवाणु जो होता है उसमें श्वसन किसके द्वारा आता है? तो वो मीसोसोम के द्वारा आता है। मीसोसोम के द्वारा आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। मीसोसोम का निर्माण जो होता है वह कोशिका झिल्ली के मुड़ने से होता है। तो मीसोसोम का निर्माण किससे होता है? कोशिका झिल्ली जो होता है उससे मुड़ने से होता है। जीवाणु जो होता है वह कैसा आता है? वह एक कोशिकीय जीव होता है। ये
ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। जीवाणु किसके अंतर्गत आता है? ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विखंडन कहाँ होता है? तो पायरुविक का जो विखंडन जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। पायरुविक का विखंडन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। पूछेगा क्रेब्स साइकिल किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही इसका क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? तो 36 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या था? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये भी याद रखिएगा। ऐसे एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन क्या छोड़ता है? तो मानव पहले जो हम सांस में क्या क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जो कि पेड़ पौधा उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और पेड़ पौधा क्या छोड़ता है? वो ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हम सब उसको लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। पूछेगा कि मानव जो है वह श्वसन में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पहले वो लेता है कितना? तो वो पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है, पहले नाइट्रोजन जो रहता है वो 78% रहता है, ये पूरा ही छोड़ देता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो वो 18 ही लेता है, 19, लेकिन इसको छोड़ता है कितना है? 21, यानी कि बढ़ा के छोड़ता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये लेता है 17 से 18 है, लेकिन छोड़ता है कितना? 21 ही छोड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा इसमें घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें जो होता है कि जो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितना रहता है? 78% रहता है। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन की मात्रा 21% रहता है, लेकिन इसमें जो है 4% कम करके ही छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा रहता है 0.03% रहता है। तो ये तीनों मात्रा भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ा होता है? O2 यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा कौन सा होता है? वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या करता है? ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंद खानों में दुर्घटना का कारण होता है। तो बंद खान यानी कि माइंस जो होता है वहाँ पे दुर्घटना का मुख्य कारण क्या होता है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। CH4 को मीथेन के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? मीथेन। मीथेन को ही मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? मीथेन को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का दाब होता है, तो यानी एक स्वस्थ व्यक्ति का दाब कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का दाब जो रहता है 120, और बटे में कितना होता है? 80 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। पूछेगा कि रक्त दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? यह स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? तो स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है, यानी कि जो ब्लड जो होता है उसको जमाने का काम करता है? तो ये फाइब्रिनोजेन करता है। फाइब्रिनोजेन का कार्य क्या होता है? तो रक्त को जमाने का काम करता है, यानी कि रक्त को थक्का बनाने का। अब विटामिन का जो पूछेगा कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, तो उसमें विटामिन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। ठीक है, जब प्रोटीन पूछेगा तो ये प्लाज्मा प्रोटीन पूछेगा तो ये फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। दोनों बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक दाता होता है? सार्वभौमिक दाता यानी कि वो सभी को दे सकता है। तो सभी को देने का काम कौन करता है? वो क्या करता है? ये सभी को दे सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाता है। और सभी से लेने का काम कौन करता है? तो ये भी करता है। ये भी को क्या कहते हैं? इसको जो है सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। सर्वग्राही इसको कहा जाता है, यानी कि ये सभी से ले सकता है। ठीक है, ये सभी को दे सकता है। तो यहाँ पूछ रहा है सार्वभौमिक दाता पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में सफ़ेद रक्तकण है। रक्त में सफ़ेद रक्तकण है, तो सफ़ेद रक्तकण कौन सा है?
सफ़ेद रक्त कण, तो सफ़ेद रक्त कण है, यहाँ पर डैश दिया हुआ है, यानी कि उसका कार्य क्या है सो पूछ रहा है। तो जो सफ़ेद जो रक्त कण जो होता है वो हमारे शरीर को जो इम्यूनिटी जो संक्रमण जो फैलता है उससे बचाने के कार्य करता है। यानी कि शरीर में संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करता है, ये सफ़ेद रक्त करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। जब किसी को जब सफ़ेद रक्त को ही क्या बताया, लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। और जो किसी को अगर जो एड्स जो बीमारी जो हो जाता है, एड्स बीमारी, इसमें जो इसका जो संक्रमण जो रहता है ना मारने वाला, यानी कि लिम्फोसाइट जो पाया जाता है वही क्या आता है, मर जाता है, जिसके कारण उसको बहुत सारा बीमारी होने लगता है, ये फिर वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आज हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन का ही डिस्कशन रखेंगे। आगे का क्वेश्चन का डिस्कशन अगले वीडियो में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है, और इसी तरह जुड़े भी रहना है ताकि अधिक से अधिक रेलवे के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही बेनिफिट फ़ायदा मिल सके। आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, साइंस जो होता है वह इसका वेटेज जो होता है ना साइंस का रेलवे में अधिक होता है, और इसका डीपली भी इसमें नॉलेज भी मिल जाएगा, आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। और इससे पहले जो वीडियो जो डाला गया है फिजिक्स केमिस्ट्री जो पूरा करवाए हैं, तो वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जो ब्रह्मास्त्र सीरीज वाला है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज समाप्त होने के बाद कौन सा बुक का डिस्कशन स्टार्ट करें, तो ये भी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये भी 6 दिन के अंदर ही ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो बुक जो होगा वह पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला कौन सा बुक का स्टार्ट करें। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।